चंदर दूसरे दिन सुबह नहीं गया। उसकी थीसिस का बहुत सा भाग टाइप होकर आ गया था और उसे बैठा वह सुधार रहा था, लेकिन साथ ही पता नहीं क्यों उसका साहस नहीं हो रहा था वहां जाने का। लेकिन मन में एक चिंता थी सुधा की। वह कल से बिल्कुल मुरझा गई थी। चंदर को अपने ऊपर कभी कभी क्रोध आता था, लेकिन वह जानता था कि यह तकलीफ का ही रास्ता ठीक रास्ता है। वह अपनी जिंदगी में सस्तेपन के खिलाफ था, लेकिन उसके लिए सुधा की पलक का एक आंसू भी देवता की तरह था और सुधा के फूलों जैसे चेहरे पर उदासी की एक रेखा भी उसे पागल बना देती थी। सुबह पहले तो वह नहीं गया था, बाद में स्वयं उसे पछतावा होने लगा और वह अधीरता से 5 बजने का इंतजार करने लगा। 5 बजे और वह साइकिल लेकर पहुंचा। देखा सुधा और बिंती दोनों नहीं है। अकेले डॉक्टर शुक्ला अपने कमरे में बैठे हैं। चंदर गया। आओ, सुधा ने तुमसे कह दिया उसे पसंद है? डॉक्टर शुक्ला ने पूछा। हाँ, उसे कोई एतराज नहीं, चंदर ने कहा। मैं पहले से जानता था। सुधा मेरी इतनी अच्छी है, इतनी सुशील है कि वो मेरी इच्छा का उल्लंघन तो नहीं कर सकती। लेकिन चंदर, कल से उसने खाना पीना छोड़ दिया है। बताओ, इससे क्या फायदा? मेरे बस में क्या है? मैं उसे हमेशा तो रख नहीं सकता। लेकिन आज सुबह खाते वक्त वह बैठी भी नहीं मेरे पास। बताओ। उनका गला भर आया। बताओ, मेरा क्या कसूर है? चंदर चुप था। कहाँ है सुधा? चंदर ने पूछा। गैरेज में मोटर ठीक कर रही है। मैं इतना मना किया कि धूप में तब जाओगी, लू लग जाएगी, लेकिन माने ही नहीं। बताओ, इस झल्लाहट से मुझे कैसे लगता है? वृद्ध पिता के कातर स्वर में डॉक्टर ने कहा। जाओ चंदर, तुम ही समझाओ, मैं क्या कहूँ? चंदर उठकर गया। मोटर गैरेज में काफी गर्मी थी, लेकिन बिंती वही एक चटाई बिछाए सो रही थी और सुधा इंजन का कवर उठाए मोटर साफ करने में लगी। बिंती बेहोश सो रही थी। तकिया चटाई से हटकर जमीन पर चला गया था और छोटी फर्श पर सोई हुई नागिन की तरह पड़ी थी। बिंती का एक हाथ छाती पर था और एक हाथ जमीन पर। आंचल न रहकर चादर बन रहा था। चंदर के जाते ही सुधा ने मुंह फेर कर देखा। चंदर, आओ। क्षीण मुस्कुराहट उसके होठों पर दौड़ गई, लेकिन इस मुस्कुराहट में उल्लास लूट चुका था। रेखाएं बाकी थी। सहसा उसने मुड़कर देखा। बिंती, अरे कैसे घोड़ा बेचकर सो रही है? उठ, चंदर आए हैं। बिंती ने आंखें खोली, चंदर की ओर देखा। लेटे लेटे ही नमस्ते किया और आंचल संभाल कर फिर करवट बदल कर सो गई। बहुत सोती है कम वक्त, सुधा बोली। इतना कहा इससे कमरे में जाकर पंखे में सो जा। लेकिन नहीं, जहाँ दीदी रहेगी वही यह भी रहेगी। मैं गैरेज में हूँ तो यह कैसे कमरे में रहे? वही मरेगी जहाँ मैं मरूंगी। तो तुम ही क्यों गैरेज में थी? ऐसी क्या जरूरत थी अभी ठीक करने की? चंदर ने कहा। लेकिन कोशिश करने पर भी सुधा को आज डांट नहीं पा रहा था। पता नहीं कहाँ पर क्या टूट गया था। नहीं चंदर, तबीयत ही नहीं लग रही थी। क्या करती? क्रोशिया उठाई, वह भी रख दिया। कविता उठाई, वह भी रख दी। कविता वगैरह में तबीयत नहीं लगती। मन में आया कोई कठोर काम हो, कोई नीरस काम हो, लोहे लक्कड़ पित्तल फौलाद का, तो मन लग जाए। तो चलिए आई मोटर ठीक करने में। क्यों, कविता में भी तबीयत नहीं लगती? ताज्जुब है। गेसु के साथ बैठकर तुम तो कविता में घंटों गुजार देती थी। चंदर बोला। उन दिनों शायद किसी को प्यार करती रही हो, तभी कविता में मन लगता था। सुधा उस दिन की पुरानी बात याद करके बहुत उदास हंसी। अब प्यार नहीं करती होंगी, अब तबीयत नहीं लगती। बड़ी फीकी, बड़ी बेजार, बड़ी बनावटी लगती है ये कविताएं। मन के दर्द के आगे सब भी फीकी है। और फिर वह उन्हीं पुर्जों में डूब गई। चंदर भी चुपचाप मोटर की खिड़की से टिककर खड़ा हो गया और चुपचाप कुछ सोचने लगा। सुधा ने बिना सिर उठाए
झुके ही झुके एक हाथ से एक तार लपेटते हुए कहा, चंदर, तुम्हारे मित्र का परिवार आ रहा है इसी मंगल को, तैयारी करो जल्दी। कौन परिवार सुधा? हमारे जेठ और सास आ रही है इसी बैसाखी को हमें देखने। उन्होंने तिथि बदल दी है तो अब 6 दिन ही रह गए हैं। चंदर कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर बाद सुधा फिर बोली, अगर उचित समझो तो कुछ पाउडर क्रीम ले आना, लगाकर जरा गोरे हो जाए तो शायद उन्हें पसंद आ जाए। क्यों, ठीक है ना? सुधा ने बड़ी विचित्र सी हंसी हंस दी और सिर उठाकर चंदर की ओर देखा। चंदर चुप था, लेकिन उसके आंखों में अजीब सी पीड़ा थी और उसके माथे पर बहुत ही करुण छा। सुधा ने कवर गिरा दिया और चंदर के पास जाकर बोली, क्यों चंदर, बुरा मान गए हमारी बात का? क्या करे चंदर, कल से हम मजाक करना भी भूल गए। मजाक करते हैं तो व्यंग्य बन जाता है, लेकिन हम तुमको कुछ कह नहीं रहे थे। चंदर, उदास न हो। बड़े ही दुलार से सुधा बोली, अच्छा, हम कुछ नहीं कहेंगे। और उसने अपना आंचल संभालते हुए हाथ उठाया। हाथ में कलौंच लग गई थी। चंदर समझा मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। वह अलग हटा तो सुधा ने हाथ देखकर बोली, घबराओ न देवता, तुम्हारे उज्जवल साधना में कालिक नहीं लगाऊंगी। मैं अब आंचल में पोंछ लूंगी। और सचमुच आंचल में हाथ पोंछ कर बोली, चलो अंदर चले। उठ बिनती, बिरैया कही कि। चंदर को सोफे पर बिठाकर उसी के बगल में सुधा बैठ गई और उंगलियां तोड़ते हुए कहा, चंदर, सिर में बहुत दर्द हो रहा है मेरे। सिर में दर्द नहीं होगा तो क्या? इतनी तपिश में मोटर बना रही थी। पापा कितने दुखी हो रहे थे आज। तुम्हें इस तरह करना चाहिए, फिर फायदा क्या हुआ? ने ऐसे दुखी किया, वैसे दुखी कर लिया, बात तो वही रही ना। तारीफ तो तब थी कि तुम अपनी दुनिया में अपने हाथ से आग लगा देती और चेहरे पर शिकन न आती। अभी तक दुनिया की सभी ऊंचाई समेट कर भी बाहर से वही बचपन कायम रखा था। अब दुनिया का सारा सुख अपने हाथ से लुटाने पर भी वही बचपन, वही उल्लास क्यों नहीं कायम रखते? बचपन। सुधा हंसी। बचपन अब खत्म हो गया चंदर, अब मैं बड़ी हो गई। बड़ी हो गई? कब से? कल दोपहर से चंदर। चंदर चुप। थोड़ी देर बाद फिर स्वयं सुधा ही बोली, नहीं चंदर, 2-3 दिन में ठीक हो जाऊंगी, तुम घबराओ मत। मैं मृत्युशैया पर भी होंगी तो तुम्हारे आदेश पर हंस सकती हूँ। और फिर सुधा गुमसुम बैठ गई। चंदर चुपचाप सोचता रहा और बोला, सुधी, मेरा तुम्हें कुछ भी ध्यान नहीं है। और किसका है चंदर? तुम्हारा ध्यान न होता तो देखती मुझे कौन झुका सकता था? आज से सालों पहले जब मैं पापा के पास आई थी तो मैंने कभी न सोचा था कि कोई भी होगा जिसके सामने मैं झुक जाऊंगी। अच्छा चंदर, मन बहुत उचट रहा है, चलो कहीं घूम जाए। चलेंगे? चलो। जाए बिनती को जगह लाए, वो कमबख्त अभी सो रही होगी। सुधा उठकर चली गई। थोड़ी देर में बिनती आंखें मलते बगल में चटाई दाबे आई और फिर बरामदे में बैठकर उगने लगी। पीछे पीछे सुधा आई और चोटी खींचकर बोली, चल तैयार हो, चल देंगे घूमने। थोड़ी देर में तैयार हो गए। सुधा ने जाकर मोटर निकाली और बोली चंदर से, तुम चलोगे या हम? आज हम ही चलाए, चलो। किसी पेड़ से लड़ा दे मोटर आज। अरे बाप रे, पीछे बिनती चिल्लाई, तब हम नहीं आएंगे। सुधा और चंदर दोनों ने मुड़कर उसे देखा और उसकी घबराहट देखकर दंग रह गए। नहीं मारेगी ना तू? सुधा ने कहा। और नहीं मरेगी नहीं तू? सुधा ने कहा और आगे बैठ गई। बिनती, तू पीछे बैठेगी? सुधा ने पूछा। न भैया, मोटर चलेगी तो मैं गिर जाऊंगी। अरे वे मोटर के पीछे बैठने के लिए थोड़ी कह रही हूँ, पीछे की सीट पर बैठेगी। सुधा ने पूछा। ओह, मैं समझी, तुम कह रही हो पीछे बैठने के लिए, जैसे बग्घी में साइज बैठते हैं, हम तुम्हारे पास बैठेंगे। बिनती ने मचल कर कहा। अब तेरा बचपन इठला रहा है। बिल्ली कहेगी, चला मेरे पास।
बिंती मुस्कुराते हुए जाकर सुधा के बगल में बैठ गए। सुधा ने उसे दुलार से पास खींच लिया। चंदर पीछे बैठा तो सुधा बोली, अगर कुछ हर्ज न समझे तो तुम भी आगे आ जाओ, या दूरी रखनी हो तो पीछे भी बैठो। चंदर आगे बैठ गया। बीच में बिंती, इधर चंदर उधर सुधा। मोटर चली तो बिंती खिंची, अरे मेरे मास्टर साहब। चंदर ने देखा बिसरिया चला आ रहा था। आज नहीं पढ़ेंगे? चंदर ने चिल्लाकर कहा। सुधा ने मोटर रोकी नहीं। चंदर को बेहद अचरज हुआ जब उसने देखा कि मोटर पम्मी के बंगले पर रुकी। अरे यहाँ क्यों? चंदर ने पूछा। यूं ही, सुधा ने कहा। आज मन हुआ कि मिस पम्मी से अंग्रेजी कविता सुने। क्यों? अभी तो तुम कह रही थी कि कविता पढ़ने में आज तुम्हारा मन ही नहीं लग रहा है। कुछ कहो मत चंदर, आज मुझे जो मन में आए कर लेने दो। मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है और मैं कुछ समझ नहीं पाती क्या करूं। चंदर तुमने अच्छा नहीं किया। चंदर कुछ नहीं बोला, चुपचाप आगे चल दिया। सुधा के पीछे पीछे कुछ संकोच करते हुए सी बिंती आ रही थी। पम्मी बैठी कुछ लिख रही थी। उसने उठकर सबों को स्वागत किया। वो कोच पर बैठ गई। दूसरी पर सुधा, चंदर और बिंती। सुधा ने बिंती का परिचय पम्मी से कराया और पम्मी ने बिंती से हाथ मिलाया तो बिंती जाने की और चंदर की ओर देखकर हंस पड़ी। शायद उस दिन की घटना की याद से। सहसा सुधा को जाने क्या ख्याल आ गया। बिंती की शरारत भरी हंसी देखकर उसने फौरन कहा, चंदर तुम पम्मी के पास बैठो। दो मित्रों को साथ बैठना चाहिए। हाँ, और खास तौर से जब वह कभी कभी मिलते हो। बिंती ने मुस्कुराते हुए जोर दिया। पम्मी ने मजाक समझ लिया और बिना शर्माए बोली, हम लोगों को मध्यस्थी की जरूरत नहीं, धन्यवाद। आओ चंदर, यहाँ आओ। पम्मी ने चंदर को बुलाया। चंदर उठकर पम्मी के पास बैठ गया। थोड़ी देर तक बातें होती रही। मालूम हुआ बर्टी अपने एक दोस्त के साथ तराई के पास शिकार खेलने गया है। आजकल वह दिल की शक्ल का एक पानुमा दफ्ती का टुकड़ा काटकर उसमें गोली मारा करता है, और जब किसी चिड़िया वगैरह को मारता है तो शिकारी को उठाकर देखता है कि गोली हृदय में लगी है या नहीं। स्वास्थ्य उसका सुधर रहा है। सुधा कोच पर सिर टेके उदास बैठी थी। सहसा पम्मी ने बिंती से कहा, आपको पहले दफे देखा मैंने, आप बातें क्यों नहीं करती? बिंती ने झुककर मुंह झुका लिया। बड़ी विचित्र लड़की थी, हमेशा चुप रहती थी और कभी कभी बोलने की लहर आती तो गुटुरगु करके घर गूंजा देती थी। और जिन दिनों चुप रहती थी उन दिनों ज्यादातर आँख की निगाह, कपोलों की आशनाई या अधरों की मुस्कान के द्वारा बातें करती थी। पम्मी बोली, आपको फूलों से शौक है? हाँ हाँ, बिंती से झुकाकर बोली। चंदर, इन्हें जाकर गुलाब दिखाओ, इधर फिर खूब खिले हैं। बिंती ने सुधा से कहा, चलो दीदी। वह चंदर के साथ बढ़ गई। फूलों के बीच में पहुंचकर बिंती ने चंदर से कहा, सुनिए, दीदी को तो जाने क्या होता जा रहा है, बताइए इससे क्या होगा? मैं खुद परेशान हूँ बिंती, लेकिन पता नहीं कहाँ मन में कौन सा विश्वास है जो कहता है कि नहीं। सुधा अपने को संभालना जानती है, अपने मन को संतुलित करना जानती है, और सुधा सचमुच में ही त्याग में ज्यादा गौरवमयी हो सकती है। इसके बाद चंदर ने बात टाल दी। वह बिंती से ज्यादा बात करना नहीं चाहता था सुधा के बारे में। बिंती ने चंदर को मौन देखा तो बोली, एक बात कहे आपसे, मानिएगा क्या? अगर हमसे कभी कोई अनधिष्टकार चेष्टा हो जाए तो क्षमा कर दीजिएगा, लेकिन आप और दीदी दोनों मुझे इतना चाहते हैं कि हम समझ नहीं पाते कि व्यवहार को कितना सीमित रखो। बिंदु ने सिर झुकाए एक फूल को नोचते हुए कहा। चंदर ने उसकी ओर देखा, क्षण भर चुप रहा, फिर बोला, नहीं बिंती, जब सुधा तुम्हें इतना चाहती है तो तुम हमेशा मुझ पर उतना ही अधिकार समझना जितना सुधा पर। उधर पम्मी ने चंदर के जाते ही सुधा से कहा, क्या आपकी तबीयत खराब है? नहीं तो, आज आप बहुत पीली नजर आती है। पम्मी ने पूछा। हाँ, कुछ मन नहीं लग रहा था तो मैं आपके पास चली आई कि आपसे कुछ कविताएं सुनूं, अंग्रेजी की। दोपहर को मैंने कविता पढ़ने की कोशिश की तो तबीयत नहीं लगी, और शाम को लगा कि अगर कविता नहीं सुनूंगी तो सिर फट जाएगा,
सुधा बोली, आपके मन में कुछ संघर्ष मालूम पड़ता है, या शायद एक बात पूछो आपसे। क्या पूछिए। आप बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं, बुरा क्यों मानूंगी? आप कपूर को प्यार तो नहीं करती? उससे विवाह तो नहीं करना चाहती? छी मिस पम्मी, आप कैसी बातें कर रही है? उसका मेरे जीवन में कोई ऐसा स्थान नहीं। छी, आपकी बात सुनकर शरीर में कांटे उठाते हैं। मैं और चंदर से विवाह करूंगी? इतनी घिनौनी बात तो मैंने कहीं सुनी। माफ़ कीजिएगा, मैंने यू ही पूछा था। क्या चंदर किसी को प्यार करता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सुधा ने उतने ही विश्वास से कहा जितने विश्वास से उसने अपने बारे में कहा था। इतने में चंदर और बिनती आ गए। सुधा बोली अधीरता से, मेरा एक एक क्षण कटना मुश्किल हो रहा है। आप शुरू कीजिएगा कुछ गाना। कपूर क्या सुनेंगे? पम्मी ने पूछा। अपने मन से सुनाओ। चलो, सुधा ने कहा तो कविता सुनने को मिली। पम्मी ने अलमारी से एक किताब उठाई और एक कविता गाना शुरू की। अपनी हेयर पिन निकालकर मेज पर रख दी और उसके बाल वह चलने लगे। चंदर ने कंधे से वह टिक कर बैठ गई और किताब चंदर की गोद में रख दी। बिनती मुस्कुराई तो सुधा ने आंख के इशारे से मना कर दिया। पम्मी ने गाना शुरू किया। लेडी नार्टन का एक गीत। मैं तुम्हें प्यार नहीं करती हूँ ना, मैं तुम्हें प्यार नहीं करती हूँ, फिर भी मैं उदास रहती हूँ जब तुम पास नहीं होते हो, और मैं उस चमकदार नीले आकाश से भी ईर्ष्या करती हूँ जिसके नीचे तुम खड़े होगे और जिसके सितारे तुम्हें देख सकते हैं। चंदर ने पम्मी की ओर देखा। सुधा ने अपने ही वक्ष में अपना सिर छुपा लिया। पम्मी ने एक पद समाप्त कर एक गहरी सांस ली और फिर शुरू किया। मैं तुम्हें प्यार नहीं करती हूँ, फिर भी तुम्हारी बोलती हुई आंखें, जिनकी नीलिमा में गहराई, चमक और अभिव्यक्ति है, मेरे निर्निमेष पलकों और जागते अर्धरात्रि के आकाश में नाच जाती है। और किसी की आंखों में ऐसा नहीं होता। सुधा ने बिनती को अपने पास खींच लिया और उसके कंधे पर सिर टेक कर बैठ गए। पम्मी गाती गई। न मुझे मालूम है कि तुम्हें प्यार नहीं करती हो, लेकिन फिर भी कोई शायद मेरे साफ दिल पर विश्वास नहीं करेगा। और अक्सर मैंने देखा है कि लोग मुझे देखकर मुस्कुरा देते हैं, क्योंकि मैं उधर एकटक दिखती हूँ जिधर से तुम आया करते हो। गीत का स्वर बहुत स्वाभाविक ढंग से उठा, घराने लगा, कांप उठा और फिर धीरे धीरे एक करुण सिसकती हुई लय में डूब गया। गीत खत्म हुआ तो सुधा का सिर बिनती के कंधे पर था और चंदर का हाथ पम्मी के कंधे पर। चंदर थोड़ी देर सुधा की ओर देखता रहा, फिर पम्मी की एक हल्की सुनहरी लट से खेलते हुए बोला, पम्मी तुम बहुत अच्छा गाती हो। अच्छा? आश्चर्यजनक कहो चंदर, पम्मी इतनी अच्छी है यह तुमने कभी नहीं बताया। हमें फिर कभी सुनाइएगा। हाँ हाँ मिस शुक्ला, काश के बजाय लेडी नार्टन के यह गीत आपने लिखा होता। सुधा घबरा गई। चलो चंदर चले, अब चलो। उसने चंदर का हाथ पकड़कर खींच लिया। मिस पम्मी अब फिर कभी आएंगे, आज मेरा मन ठीक नहीं है।